चंद्रकांत देवताले जी का, और उनका एक संग्रह है उजाड़ में संग्रहालय। इसमें उन्होंने अनेक कविताएं आदिवासी जीवन की पक्षधरता की लिखी हैं। एक दो कविता का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा और उस बहाने से हम देखेंगे कि हमारा कवि आदिवासियों के प्रति, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के प्रति कितना सजग और संवेदनशील है। कविता का शीर्षक है सिर्फ तारीखें नहीं बदला करती समय। कवि लिखता है कि क्या यह सिर्फ एक ही दुनिया है? नहीं, कई दुनियाएं हैं इसी में मथाती हुई। एक उनकी भी शायद सबसे बड़ी, जिनके नसीब के अंधेरे में सब कुछ शून्य पहाड़ की तरह ठहरा है। जिनके नसीब के अंधेरे में सब कुछ शून्य पहाड़ की तरह ठहरा है। एक दुनिया में कई दुनिया, एक दुनिया हमारी आपकी भी है और एक दुनिया उनकी भी है, जिनके पास न तो कोई स्वप्न है न तो कोई भाषा है। जिनके पास स्वप्न नहीं है, जिनके पास भाषा नहीं है, उनका इस दुनिया में, इस देश में क्या भविष्य होगा यह कल्पना करना कोई कठिन नहीं है। होने और रहने के बीच पता नहीं यह कैसा छाया युद्ध है। होने और रहने के बीच पता नहीं यह कैसा छाया युद्ध है, जिसकी धुंध में सच के गवाहों को नहीं दिखाई देता ऐसा कोई रास्ता जो आदमी के भीतर के बगीचे की तरफ जाता हो। और सदी के बीचों बीच जिस निहत्थे की प्रार्थना पर दागी गई थी पिस्तौल, दुनिया ने उसे ही घोषित कर दिया है सदी का श्रेष्ठ मनुष्य। संकेत में आप समझ रहे होंगे गांधी जी की बात कही जा रही है। आगे की पंक्तियां हैं कि इधर झूठ और धोखे की भीड़ भगदड़ में फंसे ठिठुरते असंख्य लोग। ये कौन लोग हैं? ये आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इधर झूठ और धोखे की भीड़ भगदड़ में फंसे ठिठुरते असंख्य लोग पेड़ के लिए ईंधन ढूंढ रहे हैं। नुमाइश में नहीं है गंजे पहाड़ों के झुके कंधे, महान नदियों की कीचड़ सनी आंखें। नदियों की कीचड़ सनी आंखें, मातृभाषा के भीतर का भीषण उजाड़, मन्नतों के पथराए होठ और सपनों का दुर्भाग्य भी नहीं है मालिकों की इस शोभा यात्रा में। और वे काबिज हैं जो बेकाबू हैं इस वक्त। जो काबिज हैं वो बेकाबू हैं इस वक्त। जितनी ताकत उससे ज़्यादा ओछापन है उनके पास। वे ही सवार हैं रथ पर, खींच रहे हैं झुंड के झुंड अपराधी, जिनके कई नए नए डोमाजी उस्ताद। याद कीजिए अंधेरे में कविता के मुक्तिबोध को, जहाँ पर वह डोमाजी उस्ताद की शोभा यात्रा का जिक्र उन्होंने किया है। यह कविता संग्रह 2003 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन 2003 के पहले और 2003 से लेकर 2023 तक कवि के जो शब्द हैं, जो अकाट्य हैं, वे उतने ही सत्य हैं कि और वे काबिज हैं जो बेकाबू हैं इस वक्त। जितनी ताकत उनके पास है उससे ज़्यादा ओछापन है। इतनी चकाचौंध तेज रफ्तार, इतना अंधेरा, इतना असमंजस, कंप्यूटर के ब्रह्मांड को बेधती इतनी आवाज़ें, बाहर और भीतर भी यातायात जाम कि विस्थापितों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। आता है जाता है जो भी दिखाई पड़ता है। और कविता का अंत होता है बहुत महत्वपूर्ण, जहाँ पर देवताले जी लिखते हैं कि एक दिन जब न्याय मांगने वाले
खोजते हुए ईंधन, वही आत्मा और पेट के लिए जो ईंधन खोजा जा रहा था, एक दिन जब न्याय मांगने वाले खोजते हुए ईंधन पा जाएंगे डायनामाइट, उस दिन तय होगा कि अब कौन सी नई सदी शुरू हुई और किनकी नई सदी है। तो देवताले जी इस कविता में एक चुनौती भी देते हैं कि वे लोग जो सदियों से उपेक्षित और प्रताड़ित होते चले आए हैं, एक दिन इनका विद्रोह डायनामाइट की तरह सब कुछ को ध्वस्त कर देगा, विध्वंस कर देगा। एक दो कवियों की और चर्चा करेंगे। लीलाधर मंडलोई की कविता है जिसे मैं पढ़ सकता हूँ। यह कवि आदिवासी संवेदना से पूरी तरह लैस कविता है, जिसमें पूरे आदिवासी चरित्र को एक साथ वे समेटकर सामने लाने की कोशिश करते हैं कि किसी पुराने खंडित बुर्ज सी भयावह सुंदरता, सघन वन अब उतने सघन नहीं, आदिवासी अब उतने आदिवासी नहीं, पोशाक, पहरावा, तहजीब अब वैसे। कुछ अजीब से दृश्य और खबरें, जंगल में चोरियां। हम जानते हैं कि आदिवासी कभी चोरी नहीं किया करते। जंगल में चोरियां, सही साज गाड़ियों का लुटना, सरकारी गाड़ियों कारिंदों की हत्या, चोर उचक्के हत्यारे भील भिलाले, मरने मारने पर उतारू। नहीं जानता कोई कि यह सब क्यों, सोचते ये सब उतरता हूँ बस से यात्रियों के हड़बोंग में और देखता हूँ दूर तक छितरी, मटमैली, खपरैल बस्ती, तेंदू, सलैया, चिरौंजी, आंवला और कुछ आम, कुछ बांस के झुरमुट, बीच बीच में स्याह चट्टानों के उत्तुंग माथ। और इन्हीं के बीच जब वो उतरता है बस स्टैंड पे, तो कोने में दुबके एक अशक्त उदास बूढ़े के पास मैं जा बैठा। कवि कहता है उसकी आंखों में कोई लंबी दास्तान थी, जिंदा होने की ललक मीलों तक गायब। दास्तान तो है लेकिन उसे सुनाने के लिए जीने की ललक नहीं बची है। पर एक खिड़की थी उम्मीद की, जहाँ से मुझे अंदर ले लिया गया। वहाँ सूरज का ताप था लेकिन बुझा। चिड़ियाँ थी पस्त और बेदम, पेड़ थे अपनी जगह और पहचान खोते। पूर्वजों के अक्स जंगलों में जगह जगह लेकिन निर्जीव। तीर कमान थे अंदर की, अलगनी पर दम तोड़ते। दूर दूर तक कारिंदों की गश्त थी और हाँफते भागते आदिम जन, महुआ ताड़, यहाँ तक कि औरतें कब्जे से बाहर। वहाँ नहीं था अब तक की प्रचारित हत्याएं और लूट। यथार्थ के सीमाहीन विस्तार में खड़ा मैं, न कुछ पूछ सकता था न कुछ भेदने को था बाकी। सब कुछ साफ साफ था, काले हरूफों में लिखा जो मैं पढ़ सकता था, या भारत सरकार की नीतियों को कवि ने जैसे प्रश्नांकित कर दिया हो। और इनके आदिवासियों के संदर्भ में आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भी ऐसा किया था कि बहुत से आदिवासियों को पहले से ही जराइम पेशा जाति के रूप में दर्ज कर दिया था, जैसे वो जन्म से ही अपराधी होते हैं। झारखंड में नौकरी कर रहे, तो सेवानिवृत्त हो गए प्रशासनिक अधिकारी रणेंद्र, जो ग्लोबल गांव का देवता से विशेष चर्चित हुए, गायब होता देश, रात बाकी जैसी कहानी संग्रह, उनकी कविता है अवसान बेला पर, कि कैसे आदिवासियों को विस्थापित करने की चीज़ें आ रही हैं। मुख्यधारा की फनफनाती, या जो तथाकथित मुख्यधारा है, मुख्यधारा में शामिल करने के नाम पे जितने भी वितंडावाद, जितने भी शोषण हैं वो किए जाते हैं, कि मुख्यधारा की फनफनाती लहरों पर सवार होकर आरियां, बुलडोजर, डंपर, बाजार, दतर, कुर्सियां, वर्दी, हथियार, मोटी मोटी कानूनी किताबें, माननीय भाष्यकार, सभी महान संस्कृति के पहरुए महान लक्ष्य से प्रेरित होकर चले आ रहे हैं। जताया गया है कि हमको मुख्यधारा को हमारी चिंता है, ज़रूरत है।
और इसीलिए राष्ट्रीय त्योहारों पर हमारे प्रदर्शन, बजट मंचों पर जनवादी अभिभाषण, बंगलों में बर्तन बासन के लिए, कविता कहानियों में क्रांतिकारी छौंक, नृविज्ञान के अध्ययन अध्यापन, ईंट भट्टों खानों, लखटकिया पेंटिंग्स में, सब जगह देह 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 के लिए मुख्य धारा को हमारी बेहद चिंता है, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए लखटकिया पेंटिंग्स लाखों में बिक जाएगी, लेकिन उस आदिवासी के जीवन को बेहतर करने की कोई कोशिश, कोई प्रयत्न, कोई शिद्दत दूर दूर तक नजर नहीं आती। देह 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 के लिए मुख्य धारा को हमारी बेहद चिंता है। जादूगोड़ा के यूरेनियम कचरे में दम दम दमकता है मुख्य धारा का चमकीला चेहरा। यानी बात बहुत साफ हो गई कि आदिवासी जहाँ पर हैं, उन स्थानों पर जो खनिज संपदाएं हैं, उसके लिए जीभें हमारे समाज की लपलपा रही हैं। एक आखिरी कविता का जिक्र करूँगा, इसके बाद हम थोड़ी देर विराम लेंगे और उसके बाद वापस हम मिलेंगे। वैसे भी ऑनलाइन 1.5 घंटे बात करना कोई आसान काम नहीं है। ये लोग जो ऑनलाइन HRDC सेंटर्स व्याख्यान करा रहे हैं, उनको अब सोचना चाहिए कि फॉर्मेट बदलने की ज़रूरत है। बताइए, मैं कौन सा अमिताभ बच्चन हूँ जो आप मेरी फिल्म 3 घंटे देखेंगे? अमिताभ बच्चन की भी 3 घंटे कोई नहीं देखता है, बीच में छोड़ के उठ जाते हैं। गलत कह रहा हूँ हेमंत जी? हेमंत जी इसलिए वीडियो चला के बैठे हैं कि इनको शायद प्रतिवेदन लिखने के लिए कह दिया गया होगा। बाकी सारे साथियों ने कैमरे बंद कर लिए हैं, कहीं तो खाने के बाद खर्राटे की नींद ले रहे हो। हम अकेले ही आदिवासियों पर बात करते हुए अरण्य रोदन कर रहे हैं। कोई नहीं, आप लोगों को जगाने के लिए जरूरी था ये। तो एक कवि है प्रभात, काफी युवा और चर्चित कवि हैं, राजस्थान से। उनकी एक कविता है प्रकृति की गंध। अब देखिए, वो जो हम शुरू से बातचीत कर रहे थे कि आदिवासी हमको चाहिए, लेकिन किस लिए? नुमाइश के लिए, दिखाने के लिए, प्रदर्शनियों में दिखाने के लिए, 26 जनवरी की झांकी दिखाने के लिए। बाकी हमको उससे कोई मतलब नहीं। तो प्रकृति की गंध कविता में लिखते हैं कि हमसे जो नहीं बची अपने किसान पुरखों की गंध, हमसे जो नहीं बची अपने किसान पुरखों की गंध, वह बची है उनमें जो अभी भी खेतों में काम कर रहे हैं। मगर अब तो वे भी आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे, शहर में रहने की जगह ढूंढते। उनमें भी नहीं बचेगी वह संजीवनी गंध। तब वह बचेगी शायद वहाँ अनिच्छा से रह रहे लोगों में, जो लोग मजबूर हैं वहाँ रहने के लिए। नहीं उनमें से उठती है दुखों और रोगों की गंध। तब कहाँ बची है प्रकृति की गंध? कवि प्रकृति की गंध को तलाश रहा है। पेड़ों की गंध लौट गई पेड़ों के पास, घासों की गंध घासों के पास, मूंगफली और अरहर की मूंगफली और अरहर में। मगर अब ये खुद ही बहुत कम बचे हैं, पेड़, घास, मूंगफली, अरहर, और जो बचे हैं उनसे भी उनकी गंध छीनी जा रही है। तब कहाँ बचेगी प्रकृति की गंध? क्या वह मिट जाएगी शहरों से मिट गई साफ हवा की तरह? क्या प्रकृति की गंध जैसी चीज भी उड़ जाएगी हमारी धरती से चील की तरह? तो इस तरह से अनेक कवियों ने अपनी काव्य संवेदना में आदिवासी जीवन, संघर्ष, उनके जीवन दर्शन, उनके सरोकारों को अभिव्यक्त करने का बहुत ही प्रभावी प्रयास किया है। अगले सत्र में हम आदिवासी समाज से आने वाले कवियों और विशेषकर कवयित्रियों की संवेदना, उनकी बातचीत करेंगे। अभी हम लोग ब्रेक लेंगे, एक 15 मिनट बाद हम फिर वापस जुड़ेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि एक 15 मिनट के बाद आप पुनः आ जाएं, जिससे कि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, जिसे मैं पढ़ सकता हूँ, राइटर का नाम क्या बताए? मंगलेश डबराल जी सर। ओके, थैंक यू।